स्टेटमेंट लिख दूं, द फोर्स ऑफ attraction or force of attraction or repulsion between two charges is directly proportional to the magnitude of product of charges and inversely proportional to the square of distance between them. Coulomb's law खत्म। हाँ यही है तुम्हारी किताब में, इतने सा लिखा हुआ है यार, उससे ज्यादा कहाँ कुछ लिखा हुआ है, ये तो लिखा हुआ है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस एट रेस्ट is directly proportional to the product of the magnitude of charges and inversely proportional to the square of distance between them। खत्म कूलम्स लॉ हो गया। अब क्या पढ़ना है, अब पढ़ो चल। हाँ जी रेडी हो समझने के लिए? नहीं रेडी हो ना समझने के लिए, तो तुम्हारे लिए किताब है, इसमें से रट लेना। एक चार्ज मैंने Q1 लिया और दूसरा चार्ज मैंने Q2 लिया और दोनों के बीच का डिस्टेंस R रखा। पहला कंडीशन तो यह है, इस वक्त मैंने दोनों को सेम नेचर का चार्ज लिया हुआ, ठीक है, सेम नेचर का। और अगेन मैंने एक चार्ज लिया, सेम चार्ज लिया समझ लो, और इस वक्त मैंने लिया अपोजिट नेचर का। ठीक, और इसका भी डिस्टेंस मैंने रखा R। ये Q1 है, ये Q2 है। दोनों कंडीशन को देखिए जरा ध्यान से, एक पॉजिटिव चार्ज है, दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव है, सेम नेचर का, एक पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब ये काम जो है कूलम्स लॉ, कूलम साहब साइंटिस्ट जो थे उन्होंने तो स्टेटमेंट दे दिया कि ऐसा होगा, लेकिन ये इसके पीछे इसका क्या बिहेवियर है पहले वो समझना इंपॉर्टेंट है। खासकर जेई के बच्चे तो बिल्कुल भी समझिए, बहुत खतरनाक तरीके से समझिए। जिनको जेई करना है और जिनको नीट अच्छे से करना है उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या है कि जब ये दो चार्ज Q1 Q2 एक दूसरे के पास जाते हैं तो फोर्स लगाते हैं, ये बात सही है। मैं क्या समझाता हूं समझो, मान लिया कि इस चार्ज को मैंने फिक्स्ड कर दिया, रोक दिया, ठीक है, रुका हुआ चार्ज है, मैंने इसको फिक्स कर दिया, भाग नहीं रहा, ऐसा मैंने कंसीडर किया है। जैसे ही मैंने इसको रोका तो ये क्या होगा, इधर एक फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा, भागेगा दूसरा चार्ज, जाहिर सी बात है, दो सेम नेचर के चार्ज में रिपल्सन होता है ना। ए टोपी वाला, लास्ट बेंच, ब्लैक टोपी, समझ आए तुमको क्या बोला मैंने? हाँ, मैंने ये बोला कि अगर दो चार्ज रखोगे तो एक दूसरे पे फोर्स लगाएगा, लेकिन उसको समझते कैसे हैं कि इस चार्ज को मैंने रोक दिया और इसको छोड़ दिया, जैसे ही इसको छोड़ा, फ्री छोड़ा, ये चार्ज भागेगा, तो कुछ फोर्स से भागेगा, इसको बोलेंगे F12, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। तो ये इधर लग रहा, तो जो भागा तो इसमें कुछ क्या रहेगा, अगर ये Q1 चार्ज है तो इसका मास m है, इसमें कुछ एक्सेलरेशन लगेगा, कुछ एक्सेलरेशन आएगा, मान लो कुछ एक्सेलरेशन इधर आया, ठीक। अब दूसरे कंडीशन में क्या करते हैं, इसको फिक्स्ड मान लेते हैं, ये रुका हुआ है तो ये भागेगा, ये होगा F21। अगर ये फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें आप वेक्टर का साइन दे सकते हैं। तो जिस एक्सेलरेशन से ये भागा उसी एक्सेलरेशन से ये भी भागेगा, तो एक्सेलरेशन सेम, मास में कोई चेंज नहीं हुआ, तो क्या फोर्स भी सेम होना चाहिए? पहला पॉइंट यही है, ये कूलम्स लॉ में नहीं दिया हुआ है, ये मैं समझा रहा हूं आपको अपनी तरफ से कि क्या हुआ, दोनों का फोर्स F1 और F21 आर सेम। एक बात हुआ, दूसरी चीज क्या हुई इसमें कि एक तो इक्वल लगा है और एक चीज और देखो क्या है, अपोजिट भी है, अपोजिट भी।
क्या ये दोनों अलग अलग बॉडी है? हाँ, दो चार्ज है। क्या ये एक्शन रिएक्शन पेयर की तरह बिहेव कर रहा है? क्या ये न्यूटन्स थर्ड लॉ की तरह चल रहा है? हो गया ना? ठीक, तो आपको 3 पॉइंट लिखना। तो एक तो आपने इसको देखा, अब यहां देख लो, यहां भी क्या होगा, इसको फिक्स मानो तो ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, तो ये F12 लगा। इसको फिक्स माना तो ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, तो ये F21 हो गया। अब ध्यान दो, इसमें भी, इसे भी देखोगे तो देखोगे कि यहां भी एक इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है, यहां भी एक इधर लग रहा है, तो एक इधर लग रहा है। ऑलवेज क्या लग रहा है? अपोजिट लग रहा है, इक्वल लग रहा है, टू डिफरेंट बॉडी पे लग रहा है। तो हम कह सकते हैं कि दोनों पे लगने वाला जो फोर्स है वो एक्शन रिएक्शन पेयर है, जो कि न्यूटन्स थर्ड लॉ में आप लोगों ने पढ़ा है क्लास 10th व 9th वगैरह में। ठीक है, तो अब पहला पॉइंट क्या लिखेंगे कि F12 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू F21 का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्यों लिखा? क्योंकि डायरेक्शन अलग अलग है। और एक बात और ध्यान रखना कि अगर दोनों का डायरेक्शन तो अलग अलग है बट मैग्नीट्यूड सेम है, सब कुछ सेम है, तो यहां मोमेंटम भी कंजर्व है। मोमेंटम कंजर्वेशन जानते हो? काइनेटिक एनर्जी भी इसकी सेम है। समझा? तो ये उतना दूर नहीं जाएंगे, रहने दो। ठीक है, क्यों ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, मोमेंटम कंजर्व इसलिए हो रहा है क्योंकि इस पर नेट फोर्स 0 है। अब फॉर्मूला याद करो, F इक्वल टू dp/dt, याद है? सेकेंड लॉ न्यूटन्स का याद है? चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड फोर्स। यही था ना सेकेंड का न्यूटन्स लॉ का सेकेंड लॉ, यही था ना। तो चेंज इन मोमेंटम, अब जैसे तुमने बोल दिया F नेट इज 0, F नेट 0 ही है ना, जितना फोर्स इधर उतना फोर्स उधर, किसी एक बॉडी पे जितना फोर्स इधर लग रहा है उतना ही इधर भी लग रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि नेट फोर्स 0 है, बोलेंगे ना। जितना ऐसे खींच रहे दोनों को इक्वल फोर्स है, तो ये हिल रहा है क्या? तो इसका मतलब नेट फोर्स 0 है। अगर नेट फोर्स 0 है तो हमने नेट फोर्स को 0 रखा और dp/dt लिखा, तो dp बराबर क्या हो गया? कंजर्व। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट का ही डिफरेंशिएशन 0 होता है। समझ आया? कांस्टेंट का ही डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 आ रहा है, इसका मतलब ये कांस्टेंट है, मतलब मोमेंटम कंजर्व है इस कंडीशन में। समझा? सवाल आ चुके हैं नीट में इस पर, मोमेंटम कंजर्वेशन पे इसको लेकर के। ठीक, तो ये क्या हुआ कि आपका इसमें, अब आप इसको, ये बहुत दूर की बात है, फिर जब हम सेंटर ऑफ मास मोमेंटम कोलिजन पढ़ेंगे दोबारा इसी एग्जांपल को उठाएंगे। ठीक, अभी के लिए क्या हो गया, पहला पॉइंट क्या लिखा तुमने कि फोर्स इज इक्वल, फोर्स इज इक्वल मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। दूसरा पॉइंट तुमने लिखा कि इट इज इन अपोजिट, फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन, फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन। तीसरा, एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट बॉडी। टू डिफरेंट बॉडी। सो क्या कह सकते हैं चौथा पॉइंट? सो इट इज एक्शन रिएक्शन पेयर। सो इट इज एक्शन रिएक्शन पेयर। ठीक है, समझ आया यहां तक? तो ये था, जब दो चार्ज को पास पास रखते हैं तो क्या होता है, ये सारा उसका बिहेवियर है, ये बिहेवियर है। अब इसमें से एक बच्चा तुम्हारे क्लास में बड़ा इंटेलिजेंट था। अब इंटेलिजेंट कौन है? नहीं,
समझा? तो इसमें सबसे इंटेलिजेंट है फलक। हाँ सुनो, फलक ने इस चारों को रट लिया। अरे भाई हैंग मत कर जाना। हाँ, फलक ने चारों को रट लिया। बोला सर, फोर्स इज इक्वल भाई, डिस्टेंस भी वही है, Q1 चार्ज और Q2 चार्ज है, और फोर्स इज इक्वल भी लिखा मैंने, फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन भी लिख दिया, F12 F21, ठीक। और X ऑन टू डिफरेंट बॉडी, एक्शन रिएक्शन पेयर भी है। क्या ये सही है? क्यों नहीं सही है? अब ये फलक किया है भाई, अब तुम लोग चैलेंज फलक को करोगी, ये गलत है कि सही है। ये 4 पॉइंट रखने के बाद क्या ये डिस्क्रिप्शन हो सकता है? यस हो सकता है। अब इतना ही रटा था तो इतना ही लिखेगी ना, लिख दिया उसने। लेकिन मास्टर थे तेज, बोले गलत। तो गलती क्या किया मैंने? ध्यान देखो, फोर्स हमेशा एक्स लाइन, एक्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द टू चार्जेस काम कर रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। तो अगला कंसेप्ट जो 5th पॉइंट बनता है वो लिखा जाता है फोर्स एक्स अलोंग द लाइन joining two charges, hence this force is known as central force। समझ आए? ये सारे पॉइंट्स अभी तक कूलम्ब्स लॉ नहीं पहुंचे हैं। ये बिहेवियर छाप जल्दी से कर। किसको समझ नहीं आया अभी तक इस वाले में? अभी वाले कंसेप्ट में आया? केवरी ना आया समझ में आपको? तनिषा ना? अच्छा देखो, अंदाजे से मैंने बोला था, नाम भूल गया था, याद आ गया। तो उसको अप्रिशिएशन चाहिए ही चाहिए, हर आदमी को अप्रिशिएशन चाहिए। प्रधानमंत्री भी ताली बजवाता है ना, बजाओ ताली, तो सब बजाता है झूठ मूठ का, है कि नहीं? तो वो चाहिए होता है लाइफ में इंसान को, और वो एक्सपेक्ट करता है लोग, एक्सपेक्ट करता है लोग। अगर वो एक्सपेक्टेशन नहीं आता है तो खराब लगता है। अब तुम्हें में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कुछ नहीं करेंगे तो मेरे को खराब लगेगा, मेरे को मजा नहीं आएगा। आपको अभी भी मजा नहीं आता है जब बच्चे परफॉर्म नहीं करते हैं। क्वेश्चन खुल के 25 क्वेश्चन बता देने के बाद भी 10 नंबर आता है टेस्ट में, तो फिर तो मजा नहीं आएगा ना। अभी कुछ दिन पहले वही हुआ ना वेक्टर में, 25 के 25 क्वेश्चन बोर्ड पे सॉल्व कर दिए, वही टेस्ट में आया, मार्क्स नहीं आया किसी को। तो
एक्सपेक्टेशन तो टूटता है, खराब लगता है, फिर उसके बाद फिर अगला शिकायत होता है कि समझ नहीं आया, तो फिर मज़ा नहीं आता है। मेरा मानना यह है कि किसी बच्चे को अगर समझ नहीं आ रहा है तो आप डाउट पूछो। शिकायत करने का हक तब है आपको जब आप डाउट पूछते हो, नहीं पूछते हो तो कोई राइट ही नहीं बनता फिर। चलो ये हो गया यहां तक। यहां के बाद क्या करना है, अब हम आते हैं असल कूलम्ब्स लॉ में जो भाई साहब ने कहा था। ठीक, देखो कूलम्ब साहब ने क्या कहा था कि जो ये फोर्स है F वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 और Q2 के प्रोडक्ट। कूलम्ब साहब ने क्या कहा था कि जो फोर्स लग रहा है दोनों के बीच में F12 या F21 जो भी बोलोगे, वो फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ये दोनों बात उन्होंने कही और इसी को जोड़ के क्या बनेगा आपका Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। दिस इज कूलम्ब्स लॉ। इसी ये सिंपल कूलम्ब्स लॉ है। इतना ही सा बात कूलम्ब्स लॉ ने कहा था। और अब इसको असल क्या लिखेंगे? K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर फॉर मैग्नीट्यूड के लिए। फोर्स का अभी तक तो फोर्स का बिहेवियर देखा आपने, अब फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसे निकालें उसके लिए क्या है? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, F इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर और F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर लिखा, जो क्या K क्या है यहाँ पे? कूलम्ब्स कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट है। K क्या है? कांस्टेंट। अब इस K की जो वैल्यू है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और एप्सिलॉन नॉट यहां पे क्या है? इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी। हाँ बताता हूं मैं, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोलो या जो भी बोलो, या वैक्यूम बोलो या एयर बोलो। एब्सोल्यूट परमिटिविटी का मतलब ये होता है कि दो बॉडी के बीच में जो फोर्स लग रहा है, उसको, तब जाहिर सी बात है कोई चार्ज है तो उसमें से कुछ रेज निकल रही होगी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं उसको। तो इस वाले चार्ज में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ये क्या परमिट कर रहा है, ये मतलब होता है इसका। मतलब डिसाइड करता है ये कि फोर्स कितना लगेगा, समझा? जैसे देखो, अब देखो अगर दो पत्थर को तो 10 रस्सी से बांध दो तो फोर्स ज्यादा लगेगा, है ना? अब उसमें से 2 काट दो तो 8 बचा तो फोर्स कम हो जाएगा। तो यही परमिटिविटी है, समझा बात को? कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ये परमिट कर रहा है जाने देने के लिए दूसरे चार्ज तक, तो उसके अकॉर्डिंग फोर्स लगेगा, समझा? तो इसी को बोलते हैं परमिटिविटी, समझा? ये मीडियम पे डिपेंड करता है। इट इज अ मतलब मीडियम स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है परमिटिविटी। ग्लास में जाएगा तो चेंज हो जाएगा, वाटर में जाएगा तो चेंज हो जाएगा, और एयर में जाएगा तो चेंज हो जाएगा, ठीक है? तो इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी। और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 8.854 इंटू 10⁻⁻12, ये चीज। अब इसका यूनिट कैसे लिखोगे? तो यहां से तुम यूनिट लिख सकते हो, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा ना? कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर
के की वैल्यू, ठीक है। और ये इस वैल्यू को अगर आप इसमें डाल दोगे, है ना, मतलब आप यहां आ जाओ, आप इसको यहां अगर डालोगे इस वाली वैल्यू को, तो k की वैल्यू जो आ जाती है वो 9 इंटू 10⁹ होगी। मैं यहां पे सिर्फ लिख दे रहा हूं यूनिट्स, आप यूनिट निकाल लेना, समझा? कैसे निकालेंगे यूनिट? जैसे आपने लिखा f इक्वल टू k, मतलब 1/4 यहां करो, पहले कर देते हैं। तो अब जो फाइनली f आएगा वो क्या आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। दिस इज द जनरल फार्मूला फॉर कूलम्स लॉ। और इसी को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को 9 इंटू 10⁹ लिख इन स्पेस, स्पेस मतलब वैक्यूम और एयर, नॉर्मल कंडीशन में पानी में चेंज हो जाता है ये सब, ठीक है। क्लियर है? जल्दी से छापो इसको। और स्टेटमेंट के लिए जगह छोड़ करके ये जो तुम्हारे एनसीईआरटी तुम्हारे स्टेट बोर्ड के बुक में दिया हुआ है वो लिख लेना। हाँ, नीचे में ऊपर में कहीं पर भी लिख लेना, फाइनली लिख लेना नीचे में। सो कूलम्स लॉ स्टेट्स दैट, और ये फाइनल लाइन लिख देना बस, मतलब 3-4 लाइन छोड़ दो, और यही वाले जो डिफिनेशन दिया हुआ है ना पेज नंबर 191 वो छाप देना। क्या हुआ? बुक ले लोगे ना, क्यों टेंशन ले रहे हो? ले लो, बाद में लिख देना, अभी टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। 4 लाइन में हो जाएगा वो। हाँ, जो भी न्यूटन मीटर स्क्वायर आ जाएगा। देखो ना, डायरेक्टली यहां से देखो ना, ये न्यूटन है, ये इधर जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा, तो कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा इसका, एप्सिलॉन नॉट का कहाँ गया, कूलम स्क्वायर हो जाएगा, होगा ना, क्योंकि देखो ये ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट तो ऊपर जाएगा ना, ये तो यूनिटलेस होता है 4 पाई, तो एप्सिलॉन नॉट ऊपर गया, ये नीचे आया, तो एफ आर, तो कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो तुम ऐसे लिख सकते हो, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, स्क्वायर ही होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, स्क्वायर, ठीक। एक में उल्टा हो जाता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर हो जाता है। हाँ,
मतलब इसका जो यूनिट है ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, ये चीज। हाँ बोलो ना, क्या चीज? परमिटिविटी का मतलब होता है कि कितने फोर्स को कोई भी मीडियम परमिट कर रहा है एक्ट करने के लिए, वो गार्जियन है, समझो एक तरीके का। मीडियम में कहीं भी तुम चार्ज तो जरूरी नहीं कि सिर्फ यहीं पर हो, पानी के अंदर भी हो सकता है, कहीं और भी हो सकता है, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग फोर्स लगेगा, वो डिपेंड करेगा कि उसकी परमिटिविटी कितनी है। मतलब कि एयर कितना फोर्स अलाउ कर रहा है जाने देने के लिए। अब सिंगल चार्ज एक है, तो दो चार्ज जब रखोगे तो उसमें कुछ ना कुछ अपने आप तो फोर्स लग नहीं रहा होगा, कोई चीज तो इनविजिबल होगा जो उसको धक्का मार रहा होगा, है ना। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है, एक्चुअली वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है। तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को परमिट कर रहा है फोर्स को धक्का लगाने के लिए, वो मीडियम क्या है, एयर है ना ये, तो कितना अलाउड कर रहा है उसी को परमिटिविटी कहते हैं। तो इसमें एयर के केस में हम लोग एब्सोल्यूट परमिटिविटी बोल देते हैं, अभी पढ़ेंगे रिलेटिव परमिटिव, ईआर बोलते हैं उसको, जब हम मीडियम में इसको पढ़ेंगे तब। तो यही परमिटिविटी का मतलब सिंपल मतलब समझ लो कि कितना फोर्स अलाउ कर रहा है लगने के लिए एक दूसरे पे। कौन? मीडियम। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम एक्चुअली। समझा? अभी भी नहीं समझा? यही चीज हो गया। चल जी, अब आते हैं अपन सवालों के घेरे में। टाइम पास क्वेश्चन। 2 माइक्रोकूलम, 3 माइक्रोकूलम और दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर। फाइंड फोर्स। फाइंड द फोर्स। सबसे लास्ट बेंच इल्हाम, मेरे को इस सवाल का जवाब बना के दिखाओ जल्दी से, फटाफट बना के दिखाओ। क्या महाराष्ट्र बोर्ड का बुक है, कितना प्यार से बच के निकल गया परमिटिविटी को लेकर के। चर्चा ही नहीं किया कि बच्चा को कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहा है। मस्त है। लेकिन 2 गुने 3 है ना, 10⁻12, 6/12 हो जाएगा। देखो ना, 6 × 10⁻12 कूलम आ रहा है क्या? अच्छा, 9 × 10⁻9 भी तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। बस वही। हाँ 54, 9 छक्के 54 आएगा। इसने जब मीडियम में डाला है ना, तब जाके परमिटिविटी को थोड़ा बहुत बताया है। वो भी मतलब ER इज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम
टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। उसमें भी डिटेल किया नहीं कि व्हाट इज परमिटिविटी। मस्त किताब है ये, इसे पढ़ाने लगे तो 3 दिन में स्टार्ट खत्म हो जाएगा। डाइपोल दिया है ना। क्या कहूँ, कितना आया 54। F इक्वल टू 9 इंटू 10 टू पावर 9 इंटू 2 गुने 10 टू पावर -6 इंटू 3 इंटू 10 टू पावर -6 डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर। यही आया सबको आंसर 54। 2 तिया 6, 6 नवा 54, 10 टू पावर 9 तो 10 टू पावर -3 न्यूटन। यही है। अयान काहेला सोए है भाई, इतना मत रो। लोग आते जाते रहते हैं जिंदगी में, टेंशन मत लो। नेक्स्ट सवाल। ए क्यू क्यू क्यू। सवाल इक्विलैटरल ट्रायंगल है ये। इक्विलैटरल, फाइंड द फोर्स ऑन थर्ड चार्ज ड्यू टू अदर टू। मतलब इसको आप 3 नंबर मान लीजिए, इसको 1, इसको 2, इसको 3, और ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। चार्ज निकालना, फोर्स निकालना थर्ड चार्ज पे, तीसरे नंबर के चार्ज पे, बाकी 2 चार्ज की वजह से। इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। आपको डेटा के साथ दिया रहेगा, यहां मैं बिना डेटा के बनवा रहा हूं आपसे, मतलब क्यू के टर्म में। अगर Q1, Q2, Q3 का अलग अलग वैल्यू दे रहेगा तो कैलकुलेशन थोड़ा टफ हो जाएगा, लेकिन कंसेप्ट तो वही रहेगा। बन गया अयान, बन गया, जल्दी बनाओ। जल्दी बनाओ। किससे किससे बना, क्या आया 36, 9 का वैल्यू डाला, तभी 32 तो नहीं आएगा।
के टर्म में बना के देखो, नहीं कितना आंसर आ रहा है। 1.73 इंटू 9 इंटू 10 टू पावर 9, इसको मल्टीप्लाई करें 36 थोड़ा ना आ रहा है। 1.73 इंटू 9 कितना है? 9 दूनी 18 भी नहीं आ रहा है यार, 36 कहाँ जाएगा? क्यू के टर्म में आएगा ना तुमको, क्यू का वैल्यू तो दिया नहीं ना मैंने कुछ भी। देखो सुन, किसी से बना क्या जाइना बेटा आपसे नहीं, √3KQ² अपॉन R स्क्वायर A स्क्वायर, √3KQ² अपॉन A स्क्वायर। देखो यहां जी थोड़ा सा सुनो गौर से दुनिया वालों, चाहे कितना जोर लगा लो होंगे हम भी, अरे क्या कुलमसिया नहीं है ना। देख ये 60 है तो ये भी 60 है, ठीक, और चार्ज हमेशा अलोंग द लाइन बिटवीन टू चार्जेस लगते हैं, इसीलिए बताया गया था ये बात। अब ये एक चार्ज है और ये एक चार्ज है, इसका फोर्स लगेगा KQ² अपॉन A स्क्वायर, समझा? KQ1 Q2 बाई R स्क्वायर, KQ1 Q2 बाई R स्क्वायर। Q है दोनों सेम चार्ज है तो Q स्क्वायर हो गया। अब K तो 9 इंटू 10 ओवर 9 वैल्यू होती है तो K लिखा मैंने उसको, और डिस्टेंस कितना है A, तो A स्क्वायर हो गया। क्या ये भी वही होगा KQ² अपॉन A स्क्वायर, सही है? अब इस दो वेक्टर को जोड़ने का जो मेथड है वो कुछ ऐसा है, तो F1 आपने लिखा KQ² अपॉन A स्क्वायर, F2 भी आपने लिखा KQ² अपॉन A स्क्वायर। तो भाई साहब F लिखने में कौन दिक्कत है का? KQ² का A स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस KQ² अपॉन A स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2KQ² अपॉन A स्क्वायर इंटू KQ² अपॉन A स्क्वायर इंटू cos 60 डिग्री। वेक्टर सम R इक्वल टू √A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। अब यहां से क्या आएगा भाई, cos 60 और 2 तो कट जाएगा क्योंकि cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो 2 खत्म। अब ध्यान दो कि ये भी तो स्क्वायर ही हो गया ना, ऐसा ही बन गया ना, दोनों मिक्स करोगे तो वही बनेगा। तो Fnet में आप इसको बाहर निकाल दो, तो KQ² अपॉन A स्क्वायर बाहर, और अंदर में क्या बचा 1 + 1 + 2। सॉरी कुछ गलती हुआ क्या? नहीं 1 ही होगा ना, 2 कहां होगा? तो 2 तो कट गया है ना, 2 तो कट गया। तो फाइनली जो Fnet है वो आ रहा है √3KQ² अपॉन A स्क्वायर, ये आंसर आएगा। √3KQ² अपॉन A स्क्वायर। इसको समझ नहीं आया हाथ उठाओ जल्दी से, फटाफट बताओ मेरे को कि समझ नहीं आया ये सवाल, जल्दी बोलो। हाँ और कोई? यस एक्सपेक्टेड। हाँ नहीं आया ना समझ में? बस ये समझ आया सर, आपने मुझे वैल्यू थी ना वेक्टर का डाल के वो समझ आया, वो नहीं समझ आया KQ² और अपॉन
Q है, दोनों के बीच का डिस्टेंस है, फोर्स बताओ सब लोग, जो लोग हाथ उठाए हो, फोर्स बताओ दोनों के बीच का, जो हाथ उठाए थे फोर्स बताओ, दोनों के बीच का फोर्स कितना होगा? फिर क्या समझना नहीं था? अरे वही दोनों तो यहां है, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अभी भी समझ नहीं आया? जो ये चीज है वही चीज यहां चिपका दिया है इसके, तो ये फोर्स इधर ही लगेगा ना, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब इस डंडे को ऐसे खड़ा कर दिया तो ऐसे फोर्स लग गया। अब दो वेक्टर के बीच का रिजल्टेंट फोर्स निकालने का तरीका याद है? पढ़ोगे तो कुछ है, नहीं तो कहां से याद रहे? 2ab cos थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 60, रिजल्ट आ गया। अब किसको समझ नहीं आया दोबारा किसको समझाना है? फिर बोलो, प्रेशर नहीं डालना दिमाग पे कि समय नहीं सर बोल देंगे, समझ आया। अभी भी नहीं आया तो अभी भी पूछो मेरे से, लेकिन उसकी प्री रिक्विजिट क्या है? वेक्टर आना चाहिए। मैंने पहले भी बोला था वेक्टर नहीं आएगा तो फिजिक्स नहीं आएगा, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं आएगा तो फिजिक्स नहीं आएगा। अगर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वेक्टर नहीं आता तो फिजिक्स नहीं आएगा, गारंटी लिख के ले लो मेरे से, ये सब करना पड़ेगा आपको, ठीक है? अभी भी किसी को दिक्कत है इसमें, इस क्वेश्चन में? हाँ नहीं? तो तुम लोग के लिए एक होमवर्क है, क्यू 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 1 2 3 4 सब में 4 से ए फाइंड द फोर्स ऑन फोर्थ चार्ज ड्यू टू ऑल। क्या हुआ? फाइंड द फोर्स ऑन फोर्थ चार्ज। एक तो ये सवाल है, दूसरा इस वाले चार्ज पे Q Q Q Q फाइंड द फोर्स ऑन फिफ्थ चार्ज। हाँ, इसका तो बना भी ली, √2 तुमने सबसे भारी गलती क्या करी है कि इस वाले चार्ज की वजह से इसमें फोर्स निकाला ही नहीं। इसका डिस्टेंस कैलकुलेट किया, इसका डिस्टेंस कैलकुलेट किया, बना कैसे? के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ब्रैकेट में 1√2 प्लस 1/√2 आंसर इसका आता है। ध्यान देना थोड़ा सा संभल के, हड़बर्री का बिया कनपट्टी में सिंदूर, ऐसा नहीं होना चाहिए। फाइंड द फोर्स ऑन फिफ्थ चार्ज, ये सब होमवर्क दे रहा हूं मैं। फिफ्थ चार्ज, नेक्स्ट Q माइनस Q Q Q Q फाइंड द फोर्स और माइनस Q चार्ज।
माइनस क्यू चार्ज, सारे डिस्टेंस ए हैं, सारा स्क्वायर है। ये 3 सवाल आपके होमवर्क हैं, जिनके भी कॉपी में नहीं आएगा मैं हाथ खड़ा करके बाहर खड़ा कर दूंगा। और इसको सिर्फ धमकी मत समझना, समझा? क्योंकि अब मैं थोड़ा सीरियस हो गया हूं आप लोग को लेकर के, मजाक कर बहुत हो गया। सेम टाइम में पापा को फोन लगा दिया जाएगा। क्या हुआ? सब में डिस्टेंस यही रखा है मैंने, स्क्वायर का डिस्टेंस रखा है ए, बीच का डिस्टेंस आपको खुद निकालना, जो भी जैसे भी निकले। मंडे को आप लोग का टेस्ट जो बन गया है वो टेस्ट होगा।